सुनिए विनय कटियार क्या कह रहे हैं, फिर चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। आप इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अदालत ने अब 29 तारीख मुकर्रर की है, कहा कि इससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स और रिलेटेड चीज़ें मंगाई जाए। नहीं, तारीख पर तारीख अभी तो पढ़नी है जो हमको लग रहा है, क्योंकि लोग सारे जजेस कहेंगे हमको पढ़ने का मौका दिया जाए, हमको देखने का मौका दिया जाए। ये लंबा समय लगेगा। दिन प्रतिदिन की सुनवाई जो होनी चाहिए उसमें अड़ंगा है। अब अभी आज की तारीख थी, 10 तारीख है आज, और 29 तारीख की तारीख दे दी, तो अब इतने 19 दिन के लिए फिर बढ़ा दी, तो लंबा जा रहा। तो डे टू डे की हियरिंग हमको नहीं लगता करने वाले हैं। तो आप, लेकिन पीएम ने सर ये कहा है कि हम पहले कोर्ट से ये मामला क्लियर होगा, उसके बाद ही तब अध्यादेश के बारे में विचार किया जाएगा। नहीं, जब कोर्ट से निर्णय हो जाएगा तब फिर अध्यादेश का मतलब क्या रह गया? फिर तो कानून बनेगा जो बनना होगा, और भी जो उसकी आवश्यकता होगी वो बनेगा। इसके पहले तो चुनाव हो जाएगा। ऊँट किस करवट बैठेगा उसको कहना कठिन है, लेकिन ये बात सही है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लेकिन जजों से हमारा आग्रह है कि जल्दी करें। देश की जनता राम भक्त व्याकुल है, और हर देश की जनता पूछ रही, छोटा बच्चा भी पूछ रहा राम मंदिर कब बनेगा। इस प्रकार का जागरण है। बहुत लोग आस लगाए हुए अपने शरीर को छोड़ गए, इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आवश्यक है राम मंदिर बने। सर, चूंकि लीगल प्रोसीडिंग्स इस पूरे के पूरे मामले में चल रही है, तो आपके मुताबिक आप भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, आदर्श सिचुएशन क्या होनी चाहिए, प्रोसीडिंग्स क्या होनी चाहिए? नहीं, डे टू डे हियरिंग करें, यही आदर्श है। जो अगर अध्ययन भी करना है तो उसके लिए भी किसी का ट्रांसलेट करना पड़ेगा। साहित्य को ट्रांसलेशन के लिए भी इनको आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न भाषाओं में, हिंदी में है, इंग्लिश में है, कुछ और गुरुमुखी में है, कई भाषाओं में वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई बक्से हैं, उनमें सब भरे पड़े हैं, उनका सबको अध्ययन करना है। तो तारीख तो लगेगी, लेकिन उस तारीख के लिए लंबी तारीख मत दें। दोनों हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ एहतेशाम भी मौजूद हैं, अजीत सिंह भी मौजूद हैं। एहतेशाम, ज़रा ये भी बताइए, क्योंकि जिस वक्त जो मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं राजीव धवन साहब, जब वो अपनी बात कह रहे थे जस्टिस यूयू ललित को लेकर, जब उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के समय में उनके वकील भी वो रह चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पर इन 5 जजों के बीच में नहीं हो सकते, तो ऐसे में आर्ग्यूमेंट क्या चल रहा था? जस्टिस गोगोई का क्या उस पर रिप्लाई था? देखिए, शायद लोग जो बेंच पे थे वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह की बात उठेगी, क्योंकि ये इतना पुराना वो केस है जिसमें वो जस्टिस ललित अपीयर हुए थे, और थोड़ी देर के लिए वो परेशान भी हुए, और जस्टिस गोगोई ने पूछा भी कि वाई आर यू रेजिंग दिस इशू नाउ, तो उस पर, लेकिन जब तक कि ये बात होती तब तक जस्टिस यूयू ललित ने खुद ही आपस में बातचीत करनी शुरू कर दी। उनके बगल में जस्टिस बोबडे थे, उनसे उन्होंने कान में कहा कि मैं रिक्यूज़ करना चाहता हूं, ऐसा इंप्रेशन पड़ा। और उसके बाद जस्टिस बोबडे ने चीफ जस्टिस को ये बात बताई, क्योंकि आमतौर पर ये ट्रेडिशन रहा है, ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का अनरिटन नियम है, इसमें कोई लिखित तौर पर नहीं है ऐसा, लेकिन ये एक ट्रेडिशन रहा है कि अगर कोई वकील किसी मुकदमे में रहा हो तो फिर उससे जुड़े किसी भी मुकदमे में वो जज नहीं रह सकता, ऐसा ट्रेडिशन सेट है। और हम आमतौर पर आए दिन ये देखते हैं कि जज इस ग्राउंड पर रिक्यूज़ कर लेते हैं खुद को। तो वैसा ही जस्टिस यूयू ललित ने खुद को, अपने आप को इस मुकदमे से अलग कर लिया, और एक आप कह सकते हैं कि अगर जो आरोप लग रहा है कि मुस्लिम पक्षकारों के ऊपर के वो डिले करना चाहते हैं, बार बार टालना चाहते हैं, ये बात मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे भी अभी थोड़ी देर पहले की, जो कि इस मामले को जिनको अधिकृत किया गया है कि वो इस पर बोलें और काम करें। तो SQR इलियास ने हमसे ये कहा कि देखिए, हमारा ये काम है कि कोर्ट के सामने सारे तथ्य ला दें। अगर ऐसा ट्रेडिशन कोर्ट में रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो लाना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर अभी
हम इस बात को नहीं उठाते तो कल को कोई और इस बात को उठाता, अगर उसके मन मुताबिक ये फैसला नहीं होता और फिर उस वक्त बेंच के ऊपर निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जाते। हाँ। और ये इतना अहम मुकदमा है कि इसमें सारी चीजें साफ गोई से एक एक करके क्लियर हों। आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, अपनी पेचीदगियां हैं, जिन पर मेरे ख्याल से सभी वकील जो कि इसमें पेश हो रहा है वो उस पर अपनी बात रख सकते हैं। अब ऐसे में अजीत, सीधे तौर पर, क्योंकि जिन भी लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं या फिर अगर कहें कि खुद सरकार के या बीजेपी के जितने सहयोगी संगठन हैं वो यही बात कह रहे हैं कि इस पर ऑर्डिनेंस होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्लियर कह दिया कि ऐसा नहीं है, हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब ये बताइए कि संत इसको लेकर अब क्या सोचते हैं आगे? देखिए, बिल्कुल संतों का साफ तौर पर मानना, और सभी ने अभी आपने देखा कि किस तरह आक्रोशित हो, चाहे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हो या दशरथ गद्दी के ब्रजमोहन दास हो, सत्येंद्र दास हो, सभी लोगों ने एक सुर में कहा है कि सरकार नहीं चाहती मंदिर बने। वो हर सब मामलों का बिल लाते हैं लेकिन राम जन्मभूमि पर नहीं लाते। विनय कटियार ने भी यही बात दोहराई कि अब चुनाव आने वाला, और संतों ने साफ तौर पर सरकार को भी अल्टीमेटम दिया है और सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया कि इसकी डे बाय डे सुनवाई करो, इस मामले का पटाक्षेप करें, क्योंकि रामलला तंबू में एक फैसला आया था और एक फैसला फिर लगातार जो तारीख टाली जा रही है उस पर खासा नाराज। और 31 जनवरी को जो धर्म संसद की बात कही जा रही है, विश्व हिंदू परिषद कराएगा, संत उसमें एक निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे। हालांकि 29 जनवरी उसके पहले आ जाएगा और किस तरह सुनवाई होती है, क्या रूपरेखा होती है, ये भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त अयोध्या के संतों में खासी नाराजगी है, विशेष तौर से उन बड़े संतों में जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हों, चाहे हनुमानगढ़ी की बात करें, दशरथ गद्दी की बात करें, राम जन्मभूमि की बात करें, सभी संतों ने साफ तौर पर एक सुर में कहा है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। और अल्टीमेटम है, सरकार को भी है और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने कहा कि कोई बड़ा अगर उस पर कोई मसला फंसता है तो इसके लिए कोर्ट भी जिम्मेदार होगी। तो अब अयोध्या के संतों ने अपना रुख साफ कर दिया। अब देखना होगा कि 29 जनवरी को जब सुनवाई होती है तो क्या होता है और उसके पहले सरकार क्या स्टैंड लेती है। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल नजर बना रखिए दोनों। एहतेशाम, शुक्रिया आपका भी, और अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे इकबाल अंसारी, जरा वो सुनते हैं। ये काम सरकार का है, कोर्ट का है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। कोर्ट जो भी करेगा हम उस जो है उसको मानेंगे। हम साफ कहते हैं कि हम इससे राजनीति नहीं करते, चाहे जो वकील हो, चाहे जो जज हो, जो भी वो करेंगे वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। ये संवैधानिक बात है। नित्य प्रति सुनवाई होगा, जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं तो ये तो पूरा देश के जनता को भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। आप लोग चाहते थे कि सुनवाई जल्दी हो, लेकिन अब सुनवाई एक बार फिर टल गई है और राजीव धवन की तरफ से सवाल उठाया गया कि जस्टिस ललित इस केस में 1994 में कल्याण सिंह के लिए आपराधिक मामले में पेश हो चुके हैं। देखिए, सवाल तो कल ही उठ गए थे जब बाबरी पक्षकार ने ये बात कही थी कि 5 जजों में एक जज भी मुस्लिम नहीं है। तो जजों पर सवाल तो इन्हीं ने कल से ही उठाना शुरू कर दिए थे जैसे ही बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। आज उन्हीं ने दूसरी बात कही। तो राम मंदिर के मामले में तो कल्याण सिंह के मैटर में नहीं आए थे ना वो। उनका कहना है कि वो क्रिमिनल केस इसी से लगभग जुड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, कोर्ट ने उसको कंसीडर किया है। 29 तारीख को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही है और 29 तारीख से फिर सुनवाई होगी। अब 29 तारीख को ये किस पर सवाल उठाएंगे, अब ये फिर सोच के आएंगे। देखिए, असल में बात ये है कि इनको मालूम है कि इनका मुकदमा बेहद कमज़ोर है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इनके खिलाफ है। वहाँ पर मस्जिद से पहले मंदिर पाया जा चुका है। मस्जिद बाबर ने वहाँ पर मंदिरों को तोड़ के बनवाई थी। तो ये सारी चीज़ें जब हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है जिस वक्त मेरिट के ऊपर ये मुकदमा चलेगा तो इनके पास उसको मस्जिद प्रूफ करने का कोई ऐसा कागजात है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो फिर अब जब हमको ये पता चल जाए कि साहब हम हार रहे हैं तो हारने से बेहतर है कि भागो और बचते रहो जब तक कि फैसला ना हो जाए। तो ये वही रणनीति अपना रहे हैं, भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? 29 तारीख भी आएगी और 29 तारीख पर जो इनके ऑब्जेक्शन है वो भी दूर हो जाएंगे, फिर देखेंगे। लेकिन एक ना एक